हे गाइस, सो आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार बनता है। मतलब इनके 6 सब्जेक्ट के अंदर 73 से कम तो किसी में नंबर नहीं है। स्टार्टिंग में तुम्हारे को नंबर दिखाई दिया। सबसे मेन चीज रहेगी, एक कॉपी पेन साइड में जरूर लेके बैठना, ताकि तुम जो भी लर्निंग्स वगैरह रहेगी वो नोट करना, और ऐसे वीडियो सुन के मत चले जाना। जो लर्निंग्स रहे उनको फॉलो जरूर करना, तभी तुम्हारा वीडियो देखने का कोई सेंस बनेगा। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि देखो, एक चीज होती है कि मैं इनसे पूछूं यार तुम कितने घंटे पढ़ते थे, वो सब इतना रिलेवेंट नहीं है। मैं मानता हूं कि एक सब्जेक्ट को कैसे पर्टिकुलरली डील करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में मैं इनसे पूछूंगा कि कैसे मैनेज करें पूरा, तो तुम्हारे दोनों सवाल अच्छे से हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर 73 का स्कोर कैसे रहा। तो अकाउंट्स में मैंने सबसे पहले सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उस पर अपना ग्रिप अच्छा बनाया, मतलब जैसे ईपीएस शेयर्स हो गया, लीज अग्रीमेंट्स वाला एएस हो गया। तो वो सारे पे ग्रिप अच्छा बनाओ, नोट्स बनाओ खुद के। और जो बड़े चैप्टर्स है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशंस हो गए, वो सारे चैप्टर्स लिख के जितना सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, अलग अलग एमटीपी और आरटीपी दोनों में से निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तक वो टैली नहीं होगा ना अभी, तो एग्जाम में नहीं होने वाला। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। और देखना है कि अभी भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे टैली हो। स्टूडेंट्स को जनरली ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर बहुत टफ लगता है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि कोई यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो रिवीजन के लिए। और मतलब अगर टफ लग रहा है तो एक आध चैप्टर छोड़ भी दिया तो इट इज़ फाइन, बट ऐसा नहीं कि तुम पूरा पूरा ही छोड़ दो, उसके वजह से थोड़ा पार्ट भी कर लिया तो इट वुड बी रियली ग्रेट। और सो ओवरऑल मतलब बेसिकली 3 टिप्स अकाउंट्स के लिए है। मॉक टेस्ट पेपर्स दो अकाउंट्स के लिए। सेकंड, तुम जितना रिवाइज कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अभी आई थिंक न्यू सिलेबस में बहुत अच्छा वेटेज हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही मेन है। तो उसको इतना परफेक्ट करो कि तुम उसमें मार्क्स बहुत ही कम स्कोर मतलब छोड़ सको, उसमें जितना हो सके उतना स्कोर कर लो। और रही बात जो बड़े चैप्टर्स है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और वो सब है, तो उसमें तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उससे ही होगा। ये और अब बताओ, लॉ के अंदर 79 का स्कोर कैसे रहा, क्योंकि क्या है बच्चों का रहता है कि यार लैंग्वेज इतनी सारी याद कैसे करे, पूरा नोट्स कितना रिवाइज करे, और लैंग्वेज के कितने नंबर मिलते हैं उधर, वो सब चीजें। तो देखो, लॉ में तो मैंने ट्राई किया था जितना बुक का लैंग्वेज हो सके वो रखूँ, बिकॉज पर्सनली मेरे को लगता था आईसीएआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वी दे वांट दैट वी शुड राइट अ बिट ऑफ बुकिश लैंग्वेज विच इज़ द हार्श रियलिटी। तो थोड़ा तो रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन जस्ट डू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जाके यू कैन क्लियर लॉ पेपर विद गुड मार्क्स। तो यू हैव टू बाय हार्ट सर्टन सेक्शंस, बट लॉ में यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन दो सेक्शंस जहाँ पे न्यूमेरिकल लिमिट्स हो या न्यूमेरिकल फिगर्स हो। जैसे आई थिंक सेक्शन 53 था वो स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला, जहाँ पे लिमिट्स है। वैसे टाइप के सेक्शंस ढूंढो जहाँ पे लिमिट्स है, क्योंकि उसके ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। वेर अभी न्यूज़ की मैं हैव हर्ड कि फेमा और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और वो सब। तो उन सब पे ग्रिप बनाने को ना, उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर तुम लोगे और सॉल्व मतलब करोगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जैसे अदर लॉज हो गया, मतलब कंपनीज एक्ट को तो जितने सारे सेक्शंस 3 3 4 4 बार रीड करो, जिससे तुम्हें वो पता है कि रिटेंशन वो तुम्हारे जो मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। बट बाकी के जो सेक्शंस है जैसे कि अदर लॉज है, सॉरी, जैसे नेगोशिएबल होगा तो एफएमआ, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये सब के लिए ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट अप्रोच रखो। कि अगर समझो आपने एक बार रीडिंग लगा दी, फिर सीधा क्वेश्चन बैंक खोलो या आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो और उससे आप सॉल्व करोगे तो वो जल्दी होगा प्रोसेस। तो लॉ में थोड़ा बाय हार्टिंग चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। जैसे कंपनी लॉ में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर हो गया, या फिर वो डिविडेंड वाला चैप्टर, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके। ठीक है, तो मतलब समझ आ गया कि मेन तो क्या है, नोट्स वगैरह और याद तो करना ही पड़ेगा, ये तो करने सबसे कोई इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। नहीं है, यस। तो अब बताओ, टैक्सेशन के अंदर 73 कैसे, और इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे रिवीजन करा। ओके, तो टैक्सेशन में सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स को आता है वो 1.5 डेज वाला है, और टैक्सेशन में मेन गेम 1.5 डेज वाला ही है, तो मैं उस पर ही फोकस करता हूँ। सो इन टैक्सेशन द थिंग इज़ कि पहले तो तुम जीएसटी से स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से जीएसटी इज़ स्लाइटली ईजियर देन डीटी। तो तुम आईडीटी करोगे ना पहले, तो तुम्हें एक कंफर्ट बैठ जाएगा कि अच्छा, मेरा इतना सिलेबस 50% सिलेबस हो गया और कम टाइम में हो जाएगा वो। तो जैसे ही एग्जाम से आते हो तुम आईडीटी करो, और फिर उसके बाद डीटी रिवाइज करो। और टैक्सेशन में तो एक बहुत ऐसा मेरे को एक चीज़ बहुत हेल्प हुई है, वो है रिवीजन वीडियोस। भंवर बोराना सर के रिवीजन वीडियोस डीटी के लिए, और आईडीटी के लिए अमित महाजन सर के रिवीजन वीडियोस, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो आप जब भी फॉर एग्जांपल यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हो या कुछ नहीं है करने को, तो वो रिवीजन वीडियो सुनो। जैसे अभी टीडीएस के सेक्शन हुए, आप 6 6 7 7 बार सुनोगे तब जाके आपको दिमाग में वो फिर फिट हो जाएंगे।
डिडक्शंस है, तो आपको सब लिमिट्स और ये सब याद रखने को यू हैव टू डू रेपिटेटिव रिविजन, और ऐसा मतलब स्पेस्ड रिविजन करो कि आज किया उसके बाद 10 दिन के बाद वापस उठा के देखो कितना आपको याद रह रहा है, जितना याद रहेगा उतना मतलब आप करेक्ट ट्रैक पे जा रहे हो। और टैक्स में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन। मतलब प्रोविजन एक बार ठीक है रट लिया, समझ लिया कि अच्छा ये पॉइंट्स है उसमें, बट उसका एप्लीकेशन कैसे है, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिटल गेन हो गया और पीजीबीपी हो गया, ये चैप्टर्स के लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो फिर तुम एग्जाम में कैसे मतलब नहीं हो पाएगा तुमसे। और बेसिकली बॉटम लाइन है टैक्स में ना एमटीपी और आरटीपी देने की ज़रूरत है, बिकॉज तुम्हें पता चलेगा व्हेन यू डू डीटी एंड आईडीटी टुगेदर एज अ होल 100 मार्क्स का पेपर, हाउ वेल यू आर डूइंग इन दैट। सो मॉक टेस्ट दो, थोड़े कंसाइज नोट्स अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छे फैकल्टीज़ के हैं देन यू कैन फॉलो दैट, अदरवाइज थोड़े खुद के नोट्स बनाओ, लिमिट जहाँ जहाँ पे है उसको रिपीट रिविजन पे रखो, जैसे डिडक्शंस, टीडीएस, एग्जाम्शंस वाला आईडीटी में चैप्टर, वो सारे रिपीट पे रखो। ये था टैक्सेशन का स्ट्रैटेजी। बाकी तो तुमने पूरा बता ही दिया टैक्सेशन के बारे में, तो मेरे को बोलने की इसमें शायद कोई जरूरत बची नहीं। बाकी कॉस्टिंग के अंदर 78 का स्कोर, मतलब कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाते, तो 78 का था, तो उसके बारे में बताओ। तो कॉस्टिंग में सिंपल है, पहले तो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, मतलब वही फंडामेंटल है। कोई भी कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आईसीएआई मॉड्यूल इज सफिशिएंट। मैं सुना है लोगों को बोलते हैं कि मैंने ये स्कैनर यूज़ किया, ये रेफरेंस मटेरियल यूज़ किया, नहीं वो सब कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट आईसीएआई मॉड्यूल इज इनफ। सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं हो रहा यू कैन सॉल्व इट ट्वाइस थ्राइस, एक बार तो आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा कि ये ऐसा ही सॉल्व होगा। सो दैट्स हाउ यू लर्न कॉस्टिंग। मतलब एक पॉइंट के बाद तुम वो एक क्वेश्चन अगर 2-3 बार सॉल्व करोगे तो तुम्हारी एक तो पेस बढ़ेगी, वो सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। एंड थर्ड थिंग इज कि एग्जाम में व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, तुम्हारे एक्यूरेसी, जो हम बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने के पॉसिबिलिटीज, इट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली जस्ट बाय सॉल्विंग आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। और ऑब्वियसली कॉस्टिंग में भी एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें थोड़ा वेराइटी होता है, तो वेराइटी करने के लिए एमटीपी आरटीपी परफेक्ट है। कॉस्टिंग में और कुछ नहीं करना, सिंपल आईसीआई मॉड्यूल, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पर रिविजन वीडियोस देखो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगेन सॉल्व आईसीआई मॉड्यूल, सॉल्व एमटीपी एंड आरटीपी। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। कॉस्टिंग का भी तुमने पूरा डिटेल में ही बता दिया। वैसे सबसे जो मेरे को भी पर्सनली बहुत ज्यादा जानना रहेगा कि 87 इन ऑडिट, मतलब ऑडिट कितना ज्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, और उसमें भी 87 नंबर तो भाई बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी चीज बता दो। तो सबसे पहले ऑडिट में एक चीज़ हार्श रियलिटी समझ लो या कुछ भी है कि अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलने वाला। ऑडिट में थोड़ा बहुत तो रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा। सो द सिंपल थिंग इज अंडरस्टैंड, मेक निमोनिक्स। ऑडिट में मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प हुआ था, निमोनिक्स से याद करो। तो अभी फॉर एग्जांपल एक 6 या 7 पॉइंट का आंसर है और तुम्हें लग रहा है ये एग्जाम में आने के फुल चांसेस है, उसका एक कोई भी ऐसा निमोनिक बना लो जो तुम्हें याद रहेगा। तो जितना तुम ऐसे निमोनिक्स बनाते जाओगे ना, उतना तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम्हारे मेमोरी में स्टोर होते जाएगा। एंड ऑडिट इज सच ए सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, तो यू नीड टू हैव दोज निमोनिक्स जिससे तुम लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर सको अपना रिटेंशन। एंड सेकेंड थिंग, ऑडिट में आई हैव सीन वन थिंग कि पीपल स्टार्ट स्टडिंग ऑडिट, फिर 2 महीने के बाद उठाते हैं वापस ऑडिट। ऑडिट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। ऑडिट को ऑलवेज तुम्हें हर रोज़ मे बी 2 घंटे 3 घंटे ऐसा टाइम दे के करना ही पड़ेगा। जब तक तुम वो नहीं करोगे तुम्हें वो रिटेन नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट 2-3 महीना जब भी तुम्हारा स्टडी लीव है, लास्ट 2 महीने या 3 महीने, हर रोज़ ऑडिट को 2-3 घंटे दो, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थोड़े जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं एक बार रिटेन करने के बाद वापस हाथ से लिख के देखो कि मेरे को याद आ रहा है कि नहीं पॉइंट्स, बिकॉज ऑडिट में की तो एंड में वही है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, जैसे प्रोसेसेस हो गया, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, वो थोड़ा तुम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो और उसके ऊपर यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट इन ऑडिट। MCQ सॉल्विंग मैं बोलूँगा वो इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट इज़ कवर्ड इन द थियोरेटिकल पार्ट। तो तुम्हारे जो MCQs है उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है। दिस इज़ एप्लीकेबल इवन फॉर लॉ के लिए भी मैंने पर्सनली MCQ सॉल्व नहीं किए थे ज़्यादा, मैंने खाली जो MTP RTP में MCQs आए थे वो किए थे, और बेसिकली खाली थियोरी जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े थे, और उसके क्वेश्चंस जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए थे। MCQs में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था। तो ऑडिट में स्ट्रैटेजी सिंपल है, पहले तुम रिटेंशन करो, फिर रिटेंशन मतलब 3-4 रिवीजन करो, आज किया फिर 15-20 दिन के बाद वापस एक बार ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं जनरली चीज़ है। सो ऑडिट में वो हेल्पफुल होता है। एंड सेकेंड चीज़ है ना,
मेरे को पर्सनली ये बहुत हेल्प होता था कि ऑडिट में ना कभी कभार हमें वो लगता है कि एक जगह पे बैठ के हम लोग कैसे इतना सारा पढ़े थियोरी, बहुत बोर हो जाते हैं। तो व्हाट आई यूज टू डू, बुक लेके मैं मतलब अपना जो भी लॉन है या गार्डन है या कहाँ पे मतलब थोड़ा सा वॉक करते करते पढ़ोगे तो वो बोर्डम भी हट जाएगा एंड यू कैन रिटेन इट बेटर। सो दिस इज वन टिप विच आई पर्सनली फॉलोड एंड इट शोड इन माई रिजल्ट्स। और बाकी अपन ने ऑडिट के अंदर साथ में वो कॉल वाली ट्रिक वाला रिवीजन तो हाँ कराई था, उससे भी हाँ, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। कॉल एक दूसरे को अपने फ्रेंड्स को करो जिससे मतलब तुम्हारे लॉन्ग लॉन्ग टर्म वो बोलते हैं ना रिटेंशन में चले जाए, बिकॉज तुम फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो तो तुम्हें फिर वो याद रह जाता है कि अच्छा ये मिस्टेक मैंने तभी की थी, अभी मैं ये रिपीट नहीं करूँगा, ये पॉइंट भूल गया था पर अभी मैं ये याद रखूंगा वैसे। तो लास्ट जो अपना सब्जेक्ट बचा एफएमएसएम, और मई में तो एफएम का पेपर भी हार्ड आया था, उसके बाद भी 79 का स्कोर रहा, तो उसके बारे में। एफ एम एस एम में ना फर्स्टली मैं दो एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी भी बोलना चाहता हूँ। जनरली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की तो वो लोग बोल रहे थे कि एफ एम में वो लोग ने पहले एफ एम एस एम के पेपर में एफ एम से स्टार्ट किया, बट मेरा इसमें मानना अलग है। आई वॉज लाइक कि पहले एस एम जो भी ईजियर लग रहा है ना वो करो पहले, बिकॉज तुम्हारा उसमें एटलीस्ट 40 का जो वो टेंशन रहता है कि भाई 40 कैसे आएंगे, वो एटलीस्ट एक बार सॉर्ट आउट हो गया, देन यू कैन ऑब्वियसली शिफ्ट ऑन द अदर सब्जेक्ट। सो फर्स्ट यू नीड टू डू द सब्जेक्ट विच इज ईजियर एंड देन you need to do the subject which is tougher. तो regarding FM में again conceptual understanding, सिर्फ ICI module questions are just enough. You don't need to do MTP RTP you need to do, but don't buy scanners and all for FM में concepts weak, you can use revision videos which are available. There are brilliant faculties online, तुम उनका videos देख सकते हो। एंड उसके अलावा एस एम में अगेन थोड़ा बहुत रटाफिकेशन चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल एंड यू नीड टू रिटेन इट, मतलब पॉइंटर्स जो भी है यू हैव टू रिमेंबर इट। इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, तुम एग्जाम में यू कैन नॉट रेप्लिकेट द लैंग्वेज विच ICI वांट्स, तो वो रेप्लिकेट करने को तुम्हें थोड़ा रिटेन करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ बाय हार्टिंग स्टफ विच इज़ द हार्श ट्रूथ वैसे। तो होपफुली मतलब छह सब्जेक्ट का समझ आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा हाँ हाँ। कि एक पूरे दिन का शेड्यूल और मतलब मैनेज कैसे करे पूरा, क्या सुबह क्या पढ़े, शाम को क्या पढ़े और कैसे पढ़े, थोड़ा ऐसे तो शेड्यूल का। मैंने पर्सनली एक एक ग्रुप करके दिया था तो शायद ये इतना परफेक्ट नहीं हो, बट व्हाट आई आइडियली बिलीव ऐसा होना चाहिए। सुबह को जब तुम्हारा माइंड सबसे फ्रेश होता है ना तो गेट अप अर्ली, थियोरी निपटा लो। एक बार तुम दोपहर के टाइम में जैसे एंटर करते हो, जैसे 2-3 बजे का टाइम है, तभी तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, जैसे कॉस्टिंग FM हो गया, अकाउंट्स हो गया, बिकॉज तभी तुम्हारा माइंड थोड़ा डल होने लगता है तो यू जस्ट वांट टू स्लीप। उससे अच्छा तुम ऐसे मे बी यू कैन लिसन टू म्यूजिक, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और फिर जैसे रात का टाइम हो गया ना, यू कैन रिवाइज वॉट एवर यू लर्न इन द मॉर्निंग, तो उससे तुम्हारा डबल रिविजन एक दिन में हो रहा है, तो वो that again helps to boost your long term memory, because you are revising something in the morning, you are repeating it in the night and again you will repeat it after a week. तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, सुबह को थियोरी, दोपहर को प्रैक्टिकल, अगेन रात को थियोरी। परफेक्ट परफेक्ट, यही रहता है मतलब नॉर्मली मैंने भी यही फॉलो करा है और ये परफेक्ट ही एंड रहता है। जैसे अभी नंबर ऑफ आवर्स का अगर पूछो तो आई फील कि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। देखो एंड में इट इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, हाउ मच यू कैन बी प्रोडक्टिव इन अ डे। कोई का अगर कोई चीज़ 4 घंटे में हो रहा है, समवन विल टेक 8 आवर्स, सो आई कैन नॉट स्पेसिफाई कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आर सफिशिएंट। ऑब्वियसली CA एग्जाम्स है, एवरीवन नो इट इज टफ, तो यू नीड टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई थिंक दैट इज मोर और लेस अंडरस्टूड। परफेक्ट भाई, मतलब होपफुली मतलब आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें और बहुत सारी मतलब जो एक चीज रहती है कि सिंपल चीज है ना वो भी अपन को पता है लेकिन फिर भी अपन फॉलो नहीं करते, वो चीज बहुत ज्यादा सीखने को मिली कि ICI मॉड्यूल रिवीजन वगैरह ये सब तुम्हारे को भी हो सकता है पता हो लेकिन फिर भी तुम इसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, तो वही फॉलो करना। और जो तुम्हारी लर्निंग रही वो शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, कैसी रही वीडियो ये भी बता देना और शेयर जरूर करना अपने ग्रुपों के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।